अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। हेलो, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये वही साइमन कमीशन जिसके बारे में ये कहा गया है कि इसके कारण पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। तो हम विरोध के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि साइमन कमीशन क्या था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और पहले हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या चीजें थी। तो मैं आपको थोड़ी पीछे ले चलता हूँ, क्योंकि जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसके आगे पीछे की जो ताने बाने हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि कोई भी घटनाएं कैसे हुई और यहाँ तक जो घटना है वो कैसे पहुंची। तो हम पिछली कक्षा में जिक्र कर चुके थे कि जब 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड होता है और उस कांड के बाद जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक से समाप्त कर दिया जाता है, तब भारत की राजनीतिक स्थिति में बिल्कुल एक शून्यता आ जाती है। और उतना ही नहीं, महात्मा गांधी का जो गांधी युग जिसे कहा जा रहा था और उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। घटनाएं इसी क्रम से चलती हैं और फिर 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया जाता है जिसे आप स्वराज दल के नाम से जानते हैं। 1923 ईस्वी के बाद 24 में फिर से महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है उनके स्वास्थ्य कारणों से। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जब आंदोलन समाप्त होता है के घोषणा करते हैं आंदोलन समाप्त करने की, तो उन्हें ब्रिटिश सरकार जेल में बंद कर देती है राष्ट्रद्रोह के मामले में, परंतु स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1924 में रिहा कर दिया जाता है। 24 के बेलगांव अधिवेशन में वो ये संकल्प करते हैं कि हम लोगों को अब जो है रचनात्मक कार्यक्रम करने होंगे। जो हम लोग असहयोग की नीति अपना रहे थे, अब उसमें कांग्रेस की जो दूसरी चीजें थी, जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, जैसे छुआछूत के बारे में था, जैसे चरखा के बारे में था, स्वदेशी वस्तुओं के बारे में था, स्वदेशी संस्थान के विकास के बारे में था, इन सब चीजों पर वो चर्चा करते हैं या उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। पर घटनाएं इतना ही नहीं होती हैं। 24 से लेकर के 27 ईस्वी के बीच में देश में क्रांतिकारी घटनाएं जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। उतना ही नहीं, जो युवा लोग थे, जो युवा पीढ़ी थी, जो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अब उनकी जो है इस मामले में विरक्ति होती है महात्मा गांधी से और वो एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। और उस विचारधारा को जो बढ़ाने वाले होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो है एक नई ऊर्जा का संचार होता है और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती हैं। उसी क्रम में 1925 में एक बहुत प्रसिद्ध घटना थी जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं और उस घटना के बारे में हम लोग डिटेल्स में किसी अगले दिन कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा एक नई पार्टी बनाई जाती है जिसे नौजवान सभा कहते हैं। और चूंकि जो नौजवान सभा थी वो पहले हिंदुस्तान HRA, हिंदुस्तान मिशन के नाम से जानते हैं उसे, और फिर जो नौजवान सभा था उसी का काम था जिसे भगत सिंह के द्वारा बनाया जाता है और चंद्रशेखर आजाद की भी इसमें भूमिका होती है। तो इनकी जो भूमिकाएं होती हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों की थी। आइए अब हम चलते हैं 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में अचानक ये पता चलता है लोगों को कि 1927 ईस्वी में 8 नवंबर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक नए कमीशन की घोषणा की जाती है और उस कमीशन को कहा गया था साइमन कमीशन। अब बात ये थी कि साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था। तो जो साइमन कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक संवैधानिक पुनर्मूल्यांकन के लिए बनाया गया था जो 10 वर्षों पे बनता है। तो अब हम इसकी पृष्ठभूमि में जाए कि 10 वर्षों पे अगर बनता है तो इसका मतलब है कि 1916 ईस्वी में पहले बना होगा। जी नहीं, बिल्कुल 1919 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार के बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार होते हैं 1919 ईस्वी में, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था या उसकी प्रणाली के बारे में सरकार के द्वारा या जो सुझाव दिए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के बाद से जो है 1919 ईस्वी में जो घटनाएं होती हैं या उसमें उस समय भी पुनर्मूल्यांकन की बात होती है जो जाकर के 1929 में होनी चाहिए थी। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है तो हम थोड़ा देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। उस समय के हम जो ब्रिटेन की जो स्थिति थी, ब्रिटेन में मुख्यतः 3 पार्टियां थी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। ये जो तीनों पार्टियां थी वहां पे मुख्यतः पार्टियां थी, परंतु सत्ता में थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा
भारत में जो संवैधानिक पुनर्मूल्यांकन है उससे संबंधित चीजों के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और ये थोड़ा हड़बड़ी में किया हुआ भी का गठन था, क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाला था और चाहते थे कि जो भारत में संवैधानिक समस्याएं थी उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए। और इसी क्रम में कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा 1927 ईस्वी में एक कमीशन गठन किया जाता है जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं, और यह 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके मुख्य अध्यक्ष जॉन साइमन थे, और उनके साथ और 6 लोग कौन थे, उसमें एक थे एटली, फिर थे लाउसन, फिर कैडगन, हॉडसन, जॉर्ज फॉक्स एंड डोनाल्ड होवार्ड। ये 7 सदस्य थे। और जब इनका गठन किया जाता है तो उसके तुरंत बाद जब वो भारत आते हैं, यानी कि भारत में उनका आगमन कब होता है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और जैसे ही वो भारत आते हैं पूरे भारत में इसका जमकर विरोध होता है। जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो वहां पर गो बैक साइमन कह करके नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। और ये जो विरोध था वो भारी पैमाने पे होता है। तो मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी को ये पता चलता है कि साइमन कमीशन भारत में आना है, तो वो 1927 ईस्वी के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष अंसारी थे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है हर एक स्तर पर, वो चाहे पंचायत स्तर हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर हो, वो हर एक या प्रांतीय स्तर हो, हर एक स्तर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। क्यों किया जाएगा विरोध? इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, और उनका ये मानना था कि अगर भारतीय ही कोई सदस्य नहीं है तो वो कैसे मूल्यांकन करेंगे, वो कैसे समझ पाएंगे भारतीय की समस्याओं को। इस कारण से वो सारे स्तर पर विरोध कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि भारत में उस समय क्या हो रहा था। जब 8 फरवरी 1928 ईस्वी को जब कमीशन मुंबई पहुंचता है, उस समय बंबई नाम था, तो बंबई जब पहुंचता है तो क्या होता है, तो जब बंबई पहुंचते हैं उसके बाद जैसे ही 3 फरवरी को बंबई आते हैं, वहां पे सारे जितने कांग्रेस पार्टी या और देश की अन्य पार्टियां थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, स्वराज दल, ये सारी पार्टियों के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था। और उनका सिर्फ एक ही मांग था कि अगर भारतीय नहीं है तो हम इस कमीशन के किसी भी सुझाव को या उनको मूल्यांकन करने का कोई अवसर ही नहीं देंगे। परंतु मैं एक बात और बता दूं, जब यहाँ पर विरोध हो रहा था उस समय देश में कुछ ऐसी पार्टियां भी थी जो कहीं न कहीं इस पूरे साइमन कमीशन का समर्थन कर रही थी। थोड़ी हैरानी वाली बात है कि आखिर समर्थन क्यों कर रहे थे। तो समर्थन करने वाली जो पार्टियां थी उसमें था पंजाब में एक पार्टी थी जमींदारों की, जिसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, उसे कहा गया यूनियनिस्ट पार्टी। दूसरा था दक्षिण भारत में एक पार्टी थी, दक्षिण भारत की एक पार्टी थी जिसे कहा गया जस्टिस पार्टी, जिसके अध्यक्ष जो थे सी गोपालाचारी थे, जो बाद में होते हैं। उसके अलावा डिप्रेस क्लास एसोसिएशन और हरिजनों की जो पार्टी थी, बहुत सारे हरिजनों की छोटी छोटी पार्टियां थी, वो इनका क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे। और एक चीज और मैं बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई में जब ये डेलीगेशन या कमीशन जब आता है तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस कमेटी में शामिल किया गया है। कौन सी कमेटी में? यस, साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उसमें उन्हें शामिल किया जाता है, और उन्हें ये कहा जाता है कि आप इस कमेटी के सदस्य हैं और जो पुनर्मूल्यांकन होगा उसमें आप शामिल हैं। एक चीज और जो जानने योग्य बात है कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद शफी, वो स्थानीय और काफी पॉपुलर नेता थे, उनके द्वारा भी समर्थन किया जा रहा था किस चीज का? साइमन कमीशन का। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के साथ थे, तो यहाँ पर पार्टियों में भी अंतर विरोध था, और अंतर विरोध के कारण अलग अलग थे। उनका ये मानना था कि जो कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन में तो भारतीय नहीं इसलिए इनका विरोध हो रहा है, लेकिन ये जो सारे लोग थे उनका ये कहना था कि जब कमीशन भारत में आया है तो उन्हें मूल्यांकन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो अलग अलग कारण थे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें
कमेटी में शामिल किया गया था, उनके द्वारा इस कमीशन को क्या सुझाव दिए गए थे। तो आइए देखते हैं उस संवाद को और समझते हैं। बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले। जी निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी यह इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हो? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर। मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। हम यूनियनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये पार्टी जो है पंजाब में थी, और पंजाब की जो ये पार्टी थी वो कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी। यहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी जो पिछला चुनाव हुआ था। तो वो चूंकि आप जानते हैं कि जो विपक्ष होता है हमेशा किसी भी फैसले के वो विपक्ष में खड़ा होता है, तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी। इसलिए, और ये पार्टी एक्चुअली जमींदारों की पार्टी थी, इसलिए उन्हें भारतीय जो संवैधानिक सुधार की बात हो रही थी उससे उन्हें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, या उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। तो ये तो बात हो गई विरोध की। अब हम देखते हैं कि विरोध भारत में कहाँ हुआ। तो हम अगर इस चीज को देखें तो हम आइए चलते हैं मैप पे, कि जब मुंबई में आता है साइमन कमीशन तो यहाँ पर 3 फरवरी को यहाँ विरोध आरंभ होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, और क्या किया जाता है, उसके अलावा विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। और क्या होता है, उसके अलावा कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि घटनाएं जो है विरोध प्रदर्शन में कानूनी रूप से भी एक समस्या उत्पन्न करती है। मतलब कि जो सरकार जैसे पहले असम आंदोलन में हो रहा था उसी प्रकार से काफी भारी विरोध होता है। जब यह कमीशन दिल्ली जाता है, कहा जाता है दिल्ली, तो दिल्ली जाने पे जो वहां केंद्रीय विधानमंडल था वहां पर लोग जो है इस कमीशन का स्वागत नहीं करते हैं, और यहाँ पर भी उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। और जब यहाँ से फिर ये जाते हैं लाहौर पहुंचते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर जाने के बाद वहां पर नौजवान सभा जिसके मेंबर्स भगत सिंह, लाजपत राय थे, इन लोगों के द्वारा भी साइमन कमीशन को काले झंडे दिखा करके भारी विरोध किया जा रहा था। परंतु यहाँ पर एक लाठीचार्ज, किस कारण लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को काफी गंभीर चोट लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु भी हो जाती है। अब यह कमीशन जब यहाँ से लखनऊ जाता है तो लखनऊ में भी भारी पैमाने पर इसका विरोध किया जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत, ये 2 प्रमुख नाम थे जो वरिष्ठ नेता थे, इन पर भी लाठीचार्ज किया जाता है और इसमें काफी गंभीर रूप से ये जख्मी होते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कि उसके अलावा अगर हम पटना की बात करें तो पटना, उसके अलावा दक्षिण भारत, गुजरात, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र थे, वो हर एक क्षेत्रों में साइमन कमीशन का भारी पैमाने पर विरोध हो रहा था। तो हम फिर से बात करते हैं कि विरोध तो सारे बड़े पैमाने पर हुआ, पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इन विरोधों के बावजूद भी जो साइमन कमीशन था वो अपनी रिपोर्ट में पीछे नहीं हटा। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इतना दबाव डाला गया इस कमीशन पर कि कमीशन को पूरे भारत का 2 बार दौरा करना पड़ा, और इसकी रिपोर्ट उन्होंने कब तैयार की? 27 मई 1930 ईस्वी को।
तो हम चलते हैं कि आखिर जब साइमन कमीशन जो बनाया गया और उसने क्या मूल्यांकन किया और उसके द्वारा क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले था कि जो द्वैध शासन जो लागू किया गया था 1919 ईस्वी में, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 1919 ईस्वी में जो मार्टेगो चेम्सफोर्ड के द्वारा सुधार किए गए थे, उस सुधार में एक द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई थी, जिसे इसमें हटा दिया गया। उसके अतिरिक्त प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई। ये इसी से संबंधित है कि द्वैध शासन में दो तरह के शासन होते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय। तो यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई और के बारे में सुझाव दिया गया। तीसरा कि ब्रिटिश सरकार या एक कमीशन जो था, उसका ये रिपोर्ट था कि जो भारत इतना बड़ा जो देश है, जो क्षेत्र है, उसमें संघीय राज्य का निर्माण हो, यानी कि सब प्रांतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण हो, वो उन्होंने सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त 1926 ईस्वी में 3% लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था, जिसे बढ़ाकर 10% जनसंख्या को वोटिंग देने के लिए ये प्रावधान रखा गया उनके द्वारा। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, उनका ये कहना था कि नहीं, ये प्रांतीय स्वायत्तता उनको दी जाए, परंतु केंद्र में उत्तरदायी सरकार इनके द्वारा नहीं बनाई, यानी कि आप राज्य में काम कर सकते हैं, परंतु केंद्र के लिए जो है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्रस्ताव रखा गया। और क्या प्रस्ताव था? उच्च न्यायालय जो है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, यहाँ उच्च न्यायालय का अर्थ सुप्रीम कोर्ट से है, वो भारत सरकार के नियंत्रण में हो, इसका सुझाव दिया गया। और वायसराय जो थे, उनकी शक्ति में वृद्धि करने के लिए बारे में भी बात की गई कि उनकी शक्ति में वृद्धि की जाए। और उसके अलावा जो सबसे एक और जो महत्वपूर्ण था, उन्होंने ये सुझाव दिया कि वर्मा, जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, उन्हें भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है। और उसके साथ साथ सिंध को अलग राज्य बनाया गया, जो बंबई से संबंधित था, बंबई से अलग करके, और बंगाल से अलग करके उड़ीसा एक अलग राज्य बनाया गया। तो इस प्रकार से जो है इस तरह के सुझाव दिए गए। उसी क्रम में 10 वर्षों के बाद फिर से मूल्यांकन के बारे में कहा गया कि 10 वर्ष के बाद जो है फिर से मूल्यांकन किया जाए। और उतना ही नहीं, भारत सचिव और जो वायसराय थे, उनके द्वारा एक चुनौती भी दी गई। चुनौती ये दी गई कि आप लोग जो है संविधान, अगर भारतीयों के अंदर क्षमता है तो अपना संविधान का निर्माण कर लें। और ये चुनौती कौन दे रहा था? ये चुनौती जो भारत सचिव थे, जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वो। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करने के लिए कहा गया। तो हम इसके बाद अब देखेंगे कि इस जो साइमन कमीशन आया, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो हम आइए देखते हैं इसके। हाँ, तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं कि साइमन कमीशन जो आया, उसके अभी तक हम लोगों ने उद्देश्य को देखा, उसके विरोध को देखा। अब इसके हम प्रभाव को देखते हैं, इसके परिणाम को देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रभाव अथवा परिणाम हुए। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, परिणाम भी लिख सकते हैं, प्रभाव या परिणाम, है ना। तो हम देखते हैं पहला जो था, इसका जो प्रभाव या परिणाम हुआ कि उन्होंने जो भारत सचिव थे, बिरकट हेड, उन्होंने एक चुनौती दी थी, जिक्र किया था अभी आप लोगों के सामने। एक चुनौती दी थी कि आप लोग जो है, अगर आपके अंदर क्षमता है भारतीयों के अंदर, तो वो अपना संविधान बना करके दिखाएं। और उसी के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो पहली रूपरेखा है या उसका जो पहला ढांचा है, वो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही रखा गया था। तो हम देखते हैं कि उनकी चुनौती को स्वीकार किया गया और नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। परंतु जैसे ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 28 फरवरी 1928 को, जब ये रिपोर्ट था, ये जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, उसके बाद इस रिपोर्ट को जब प्रस्तुत किया गया, तो अंग्रेज क्या किए, इसको खारिज कर दिए। तो अब इसका दूसरा जो था प्रभाव ये हुआ कि जैसे ही रिपोर्ट खारिज हुआ, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के कौन थे? वो पुत्र थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था 1929 में, कहाँ हो रहा था? लाहौर में हो रहा था। लाहौर के अधिवेशन में, जो रावी नदी के तट पे था, वहां के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे, यानी कि सांकेतिक की स्वतंत्रता जो हम मनाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी हम लोगों के मांगों को माना नहीं जा रहा है। तो अब आगे इसका क्या था कि अक्टूबर 1929 ईस्वी में ही जो लॉर्ड इरविन था, जो वायसराय था भारत का, उसने घोषणा की, कहा कि हम लोग डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेट हम लोग देंगे। और इसकी वो घोषणा कब किया? अक्टूबर 1929 ईस्वी में। और उसके बाद हम लोग ने जिक्र किया था कि लाहौर में जो घटना हुई थी,
जिसमें लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, उनके शिष्य थे भगत सिंह और वो काफी उनसे प्रभावित थे और वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनको अपना गुरु मानते थे। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई क्योंकि उन्होंने जो लाठीचार्ज जो हुआ था, मैंने जिक्र किया था कि लाठीचार्ज हुआ था लाहौर में, तो उस समय लाठीचार्ज जो करा था वो स्टॉक था, उनका नाम था, परंतु दुर्भाग्यवश स्टॉक की जगह सैंडर्स की हत्या हो जाती है और उस हत्या के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। ये घटना या समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव भी पड़ा, कहीं ना कहीं साइमन कमीशन के कारण ही ऐसी घटनाएं हुई। फिर इसके बाद 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के द्वारा की गई। हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे एक अलग क्लास में कि जैसे ही नेहरू रिपोर्ट को फेल्योर माना जाता है, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा अपना जो उनका खुद का था अखबार जिसे यंग इंडिया कहते हैं, उसमें उन्होंने अब जिक्र किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, उन्होंने 11 सूत्रीय मांग रखी थी लॉर्ड इरविन के पास, कहा कि अगर आप ये मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस अलग चैप्टर है, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और एक क्या प्रभाव पड़ा कि उस रिपोर्ट के बाद 1935 का अधिनियम बनाया गया जो साइमन कमीशन का ही देन है। इस बीच 1935 के बीच में और भी घटनाएं होती हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर गोल में सम्मेलन बुलाने के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो ब्रिटिश सरकार जो है गोल में सम्मेलन बुलाती है, वो सम्मेलन 3 भागों में होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये कहाँ होता है, लंदन में होता है। तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। और इसके बाद 1935 का अधिनियम जो बनता है वो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट्स हैं उसने काफी उसको लिया था या उससे प्रभावित होता है। परंतु इन सब चीजों के बीच में एक और चीज ये थी कि इस जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था उसको जो है रद्दी की टोकरी वाली जो बात है वो सर शिव स्वामी अय्यर के द्वारा कहा था कि ये रिपोर्ट बकवास है, इस रिपोर्ट का कहीं कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात करते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि साइमन कमीशन जो भारत आया और उसने क्या क्या कार्य किए भारत में आना, या यहाँ पर एक चीज नई चीज देखने को हम लोग को मिली कि वो कहीं ना कहीं जो साइमन कमीशन था उसमें सारे सदस्य जो श्वेत थे और उसने जो अपने सुझाव रखे या जो उसने प्रस्ताव रखे, उन सारे प्रस्तावों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने देखा कि इन सारे चीजों के बीच में एक नया नाम आता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो दलितों के हितों की बात करते हैं और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के बाद उनका जो स्थान है या उनकी जो भूमिका जो है यहाँ से आरंभ होती है। हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे जिसमें पूना पैक्ट के बारे में होगा और हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है और आगे की घटनाएं हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।